जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल CGPSC मितान में। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मुगल साम्राज्य के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मुगल साम्राज्य भारतीय इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लगभग हर एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम इस वीडियो में मुगल साम्राज्य के लगभग 300 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है? मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? हर छोटे सवाल से लेकर के बड़े सवाल को देखेंगे, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर, ठीक है। दूसरा सवाल क्या है? मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था 1526 ईस्वी में, ठीक है। मुगल साम्राज्य की स्थापना कब किया था? 1526 ईस्वी में किया था। किस युद्ध के पश्चात करके पूछता है? तो ये हो जाएगा पानीपत के युद्ध के बाद में, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध के बाद। इसके बारे में और आगे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगला सवाल, बाबर का जन्म कब व कहां पर हुआ था? तो जैसे कब पूछ रहा है, तो बाबर का जन्म हुआ था 14 फरवरी 14 फरवरी 1483 ईस्वी को। और कहां पर हुआ था? तो यह हुआ था फरगना नामक एक छोटे से राज्य में, ठीक है, फरगना में इसका जन्म हुआ था। अगला सवाल क्या है? बाबर के पिता कौन थे? उसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो अपने को तैमूर के वंशज मानते हैं। और उमर शेख मिर्जा जो है वो फरगना नामक छोटे से रियासत के शासक थे। पांचवा सवाल, किस विजय के उपरांत बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण करी थी? तो बादशाह की उपाधि धारण करी थी काबुल व गजनी विजय के उपरांत। काबुल व गजनी विजय के उपरांत बाबर ने बादशाह की उपाधि धारण किया था। अगला क्वेश्चन क्या है? बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं? ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। कौन सा ट्रिक? पानी पिया, खाना खाया, चलते हुए घर गया और मर गया। इस प्रकार से इसका है, पानी पिया, खाना खाया, चलते हुए घर गया और मर गया। तो पानी से क्या आता है? पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है दोस्तों। क्या आता है? पानीपत का प्रथम युद्ध आता है। ये कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, ठीक है। दूसरा क्या है? खाना खाया, तो खाना से क्या हो जाएगा? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये कब हुआ था? ये हुआ था 1527 ईस्वी में। जस्ट एक एक साल इसमें जोड़ते जाना है, ठीक है। तीसरा क्या है? अब खाना के बाद क्या आ गया? चलते हुए, चल, यानी कि चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1528 ईस्वी में। ये सभी जो है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध हैं। और चौथा नंबर पे क्या आ जाएगा? चौथा नंबर पे देखिए, यहाँ पे क्या है? घर। तो घर से क्या हो गया? घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? 1529 ईस्वी में। और मर से क्या हो जाएगा? मृत्यु। तो बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो कब हो गया था? 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं। सातवां सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब व किनके मध्य हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अभी हमने बताया 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। और किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। आठवां सवाल, खानवा का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में, ठीक है। किनके किनके मध्य हुआ था? तो ये बाबर बाबर व राणा सांगा के बीच में हुआ था। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में बाबर व राणा सांगा के मध्य में हुआ था। अगला सवाल
क्या है, नौवां चंदेरी का युद्ध। जितने देखिए जितने भी युद्ध हुए हैं ना, इन सभी युद्ध में जो हम बता रहे हैं उनमें बाबर की विजयी हुई थी। ठीक है, तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1528 ईस्वी में। किन के मध्य हुआ था? बाबर सॉरी बाबर और राजपूत शासक मेदिनी राय के समक्ष। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के मध्य में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 10वां सवाल, घाघरा का युद्ध कब व किनके मध्य में हुआ था? तो घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 ईस्वी में। किनके मध्य हुआ था? तो एक तो हो जाएंगे बाबर व अफगानों के बीच में। अफगानों का नेतृत्व कौन कर रहा था? महमूद लोदी। ठीक है, बाबर व महमूद लोदी के बीच में हुआ था, या इसको आप अफगान भी लिख सकते हैं। 11वां सवाल देखिए, बाबर की मृत्यु कब हुई थी और कहां पर हुआ था? ठीक है, तो बाबर की मृत्यु कब हुआ था दोस्तों? इसकी मृत्यु हुई थी 26 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु कब हुआ था? 26 दिसंबर 1530 को हुआ था। और कहां पर हुआ था? तो आगरा में इसकी मृत्यु हुई थी। 12वां सवाल, बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो बाबरी मस्जिद कौन सा है जिसके लिए बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर के? ठीक है, तो यही बाबरी मस्जिद है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था मीर बकी ने। बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था मीर बकी ने। और मीर बकी कौन था? तो ये बाबर का सेना नायक था। ठीक है, मीर बकी कौन था? बाबर का सेना नायक। इसी ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। 13वां सवाल, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? ठीक है, बाबर को किस पद्य शैली का जन्मदाता माना जाता है? तो मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। ठीक है, मुबैयान नामक पद्य शैली का जन्मदाता। 14 नंबर का सवाल, बाबर ने किस नाम से चांदी का सिक्का चलवाया? ठीक है, बाबर ने किस नाम से चांदी का सिक्का चलवाया था? तो बाबर ने शाहरुख शाहरुख नाम से चांदी का सिक्का चलवाया था। अगला सवाल, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखा था? ठीक है, तो बाबर ने अपनी आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखा था? इसने तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में। अगला सवाल, बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रण किसने दिया था? ठीक है, बाबर को भारत की तरफ से आमंत्रण मिला था कि आइए भारत में आक्रमण करिए। किसके द्वारा आक्रमण के लिए आमंत्रण दिया गया था? देखिए, एक तो थे पंजाब के शासक दौलत खां लोधी। पंजाब शासक दौलत खां लोधी ने इसको आमंत्रण दिया था। ठीक है, और उसका पुत्र था दिलावर खां लोधी। ठीक है दोस्तों, किसने आमंत्रण दिया था? दौलत खां लोधी और दिलावर खां लोधी ने आमंत्रण दिया था। ठीक है, और एक इब्राहिम लोधी का चाचा था जिसका नाम था आलम खां लोधी। इब्राहिम लोधी का जो चाचा था आलम खां लोधी, इसने भी बाबर को आमंत्रण दिया था। और इनके साथ में एक और कौन थे आमंत्रण देने वाले? मेवाड़ के शासक राणा सांगा। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भी बाबर को भारत पर आक्रमण हेतु आमंत्रण किया था। उन्होंने बेसिकली आमंत्रण किया था किसके लिए? जो इब्राहिम लोधी है उसको आकर के आक्रमण करो और उसका राज्य हमें दिलाओ। इस प्रकार से इन लोगों की योजना थी। ठीक है, लेकिन बाबर आता है और बारी बारी से जो आप आमंत्रण किए रहते हैं उनके साथ ही युद्ध करने लग जाता है। तो इन्होंने ही क्या किया था? भारत में आक्रमण हेतु बाबर को आमंत्रण दिया था। अगला सवाल क्या है? बाबर ने तोप खाना का प्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया था? तोप खाना का प्रथम प्रयोग किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि बाबर ने तोप खाने का प्रथम प्रयोग कब किया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला सवाल, तोप खाने की विधि का नाम क्या था? तो तोप खाने की जो विधि थी उसको कहा जाता है उस्मानी विधि।
अभी हम पूरा बाबर के बारे में पढ़ते जा रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे किसके पहुंचेंगे, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, फिर अकबर के बारे में, शेरशाह सूरी के बारे में, उसके पूरे वंश के बारे में आगे से पढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो उस्मानी विधि क्या था, तोप खाने की जो विधि थी उसका नाम क्या था, उस्मानी विधि। 19वां सवाल, तोप संचालन का नेतृत्व किसने किया था, तो तोप संचालन का नेतृत्व किया था दोस्तों उस्ताद अली कुली ने। तोप संचालन का नेतृत्व किया था उस्ताद अली कुली। अगला सवाल, बाबर सेना में बंदूकधारियों का नेतृत्व किसने किया था, तो बंदूकधारियों का नेतृत्व किया था उस्ताद मुस्तफा ने। उस्ताद मुस्तफा ने बंदूकधारियों का नेतृत्व किया था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में किस युद्ध नीति का प्रयोग किया था, तो बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलुगुमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। तुलुगमा युद्ध नीति, कौन सी युद्ध नीति का प्रयोग किया था, तुलुगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था। 22वां सवाल, बाबर ने तुलुगमा युद्ध नीति किससे ग्रहण किया था, तो बाबर ने उजबेगों से, बाबर ने उजबेगों से तुलुगमा युद्ध नीति ग्रहण किया था या उससे सीखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था। देखिए अब तक हम बाबर के प्रमुख जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में देख रहे थे। अब अगला सवाल क्या आ गया, बाबर का जो उत्तराधिकारी है या पुत्र वो कौन हुआ, तो बाबर का उत्तराधिकारी हुआ हुमायूं। बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में, उसके बाद में हुमायूं जो है उसका पुत्र वो उत्तराधिकारी बनता है। ठीक है, अब अगला सवाल, हुमायूं का जन्म कब व कहां पर हुआ था, तो कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था 5 मार्च 1508 ईस्वी को हुआ था, और कहां पर हुआ था, काबुल में। हुमायूं का जन्म हुआ था काबुल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं का मूल नाम क्या था, तो हुमायूं का मूल नाम था नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं की माता का नाम क्या था, तो उसकी माता का नाम था माहम बेगम। हुमायूं की माता का नाम था माहम बेगम। हुमायूं की पत्नी कौन थी, तो हुमायूं की पत्नी का नाम था हमीदा बानू बेगम। इन्हीं का पुत्र होता है सम्राट अकबर। हुमायूं की पत्नी का नाम क्या था, हमीदा बानू बेगम था। और हुमायूं की बहन का नाम क्या था, तो हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम। हम माता पिता भाई बहन के बारे में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इनसे संबंधित आगे चल के प्रश्न जो है बनेंगे। ठीक है, तो हुमायूं की बहन का नाम था गुलबदन बेगम, और यही यही आगे चल करके हुमायूं की आत्मकथा का नाम क्या लिखती है, हुमायूं नामा की रचना जो है गुलबदन बेगम ही आगे चल करके करती है। अगला सवाल, हुमायूं का शासनकाल कब से कब तक था, तो हुमायूं का शासनकाल था पहले तो 1530 से लेकर के 1540 तक इसका शासनकाल था। फिर बीच में शेर शाह से युद्ध होता है और युद्ध हार जाता है, उसके बाद में लगभग 15 वर्षों तक ये अज्ञात रहता है। ठीक है, उसके बाद में फिर 1555 में फिर ये युद्ध जीत करके मुगल साम्राज्य में वापस आ जाता है, और 1555 से 56 तक इसका शासनकाल रहता है। हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन कौन से हैं, तो हुमायूं द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़ा गया, पहला तो है कलिंजर का युद्ध। पहला क्या हो गया, कलिंजर का युद्ध। दूसरा चौसा का युद्ध। तीसरा प्रमुख युद्ध है कन्नौज का युद्ध। कन्नौज या इसी को बोला था बिलग्राम का युद्ध। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध। और चौथा क्या हो जाएगा, सरहिंद का युद्ध। इन सभी युद्धों के बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अगला सवाल, कलिंजर का युद्ध कब व किनके मध्य लड़ा गया, तो कलिंजर का युद्ध जो है हुमायूं, ठीक है, हुमायूं और शेर खां के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, हुमायूं और शेर खां।
कभी कभी इसका नाम शेर शाह सूरी दे दिया जाता है, लेकिन जब ये युद्ध हुआ तो उसका उपाधि शेर शाह सूरी की नहीं मिला था। ठीक है, तो कलिंजर का युद्ध हुआ था हुमायूं और, सॉरी, शेर खान ही होगा दोस्तों, हुमायूं और रुद्र प्रताप देव के बीच में हुआ था। ठीक है, कलिंजर का जो युद्ध हुआ था वो हुमायूं और रुद्र प्रताप देव के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1531 ईस्वी में। ठीक है, इसमें हुमायूं विजयी होता है। उसके बाद क्या आता है? चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब व किनके मध्य लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध कब बोल रहा है? तो कब में क्या आ जाएगा? 1539 ईस्वी को। किसके किसके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था हुमायूं और शेर खां के बीच में। हुमायूं और शेर खां के बीच में चौसा का युद्ध हुआ था। इसमें क्या होता है? शेर खां विजयी हो जाता है। अगला सवाल, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब व किनके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, तो कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जो है कब लड़ा गया था? ये 1540 ईस्वी में लड़ा गया था। किनके किनके मध्य? तो ये हुमायूं हुमायूं व शेर शाह के बीच लड़ा गया था। देखिए, ये शेर शाह और पिछला क्वेश्चन में हमने बताया शेर खां, दोनों सेम ही है। ठीक है, चौसा के युद्ध के बाद क्या होता है कि शेर शाह जो है, सॉरी, शेर खां जो है शेर शाह की उपाधि धारण कर लेता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या बताया कि कन्नौज या बिलगाम का युद्ध हुआ था हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। इसमें भी शेर शाह जो है विजयी हो जाता है और हुमायूं जो है, हुमायूं को जो है अपना राज्य छोड़ करके भागना पड़ता है लगभग 15 वर्षों के लिए। अगला सवाल, सरहिंद का युद्ध कब व किनके मध्य हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध हुआ था दोस्तों हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में। हुमायूं व सिकंदर सूरी, हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में सरहिंद का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1555 ईस्वी में। और इसमें हुमायूं विजयी हो जाता है और इसको पुनः जो है अपना साम्राज्य मिल जाता है इस युद्ध के बाद में। ठीक है, अब 35वां सवाल, किस युद्ध में, किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण किया? तो कौन से युद्ध के बाद? सरहिंद के युद्ध के बाद। सॉरी, हमने पिछले ही प्रश्न में बताया क्या? किस युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण किया? तो ये चौसा के युद्ध के बाद। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान जो है वो शेर शाह की उपाधि धारण करता है। चौसा की युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। अगला सवाल, किस युद्ध के बाद शेर शाह ने दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो ये कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के बाद। कन्नौज का युद्ध या उसे क्या बोला जाता है? बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है। इस युद्ध के बाद शेर शाह जो है वो दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध में हुमायूं ने दिल्ली व आगरा को वापस ले लिया? देखिए, पहले तो क्या हुआ था, शेर शाह जो दिल्ली और आगरा को कब्जा कर लिया था, किस युद्ध में? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। और कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? तो ये कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। और उसके बाद क्या आता है कि हुमायूं जो है फिर से दिल्ली और आगरा को वापस ले लेता है। किस युद्ध के पश्चात? ये सरहिंद की युद्ध के बाद। ठीक है, सरहिंद के युद्ध के बाद वो वापस ले लेता है। और सरहिंद का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1555 ईस्वी में। अगला है, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? देखिए, हमने बताया था थोड़ी देर पहले ही, हुमायूं नामा की रचना किया था गुलबदन बेगम ने। और गुलबदन बेगम कौन थी? गुलबदन बेगम थी हुमायूं की बहन। तो इन्होंने ही हुमायूं नामा की रचना किया था। अगला सवाल, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा स्थित है दोस्तों दिल्ली में। दिल्ली में एक बहुत बड़ा मकबरा है, ठीक है, जिसको हुमायूं टोम्ब के नाम से, अ, हुमायूं का मकबरा या हुमायूं टोम्ब करके है, बहुत बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है। कभी आपको दिल्ली जाना होता है तो जरूर देखिएगा जाकर के। ठीक है, अगला सवाल, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था हाजी बेगम ने। अगला सवाल क्या है? डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू करवाया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन शुरू करवाया था
शेर शाह सूरी ने। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो शेर शाह का मकबरा स्थित है सासाराम में। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये सासाराम में स्थित है। शेर शाह के समकालीन कवि कौन थे? तो शेर शाह के समकालीन कवि थे दोस्तों मलिक मोहम्मद जायसी। शेर शाह के समकालीन कवि थे मलिक मोहम्मद जायसी। इन्होंने ही क्या किया था, आगे चल करके पद्मावत की रचना किया था। ठीक है। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। शेर शाह के बचपन का नाम था फरीद खां। 45वां सवाल है, शेर शाह ने किस वंश की स्थापना किया था? तो शेर शाह ने सूर्यवंश की स्थापना किया था। ठीक है। इसका शासनकाल था 1540 से लेकर के 1555 तक सूर्यवंश का शासनकाल रहा। ठीक है। शेर शाह का शासनकाल कब से कब तक था? तो देखिए सूर्यवंश का शासनकाल था 1540 से 1555, लेकिन शेर शाह सूरी का जो शासनकाल था वो था 1540 से लेकर के 1545 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? यहाँ पे को हो जाएगा। फरीद को शेर खां की उपाधि किसने दिया था? ठीक है। तो एक शेर का शिकार करने के कारण, अकेले एक शेर का शिकार कर दिया था, इसलिए फरीद को शेर खां की उपाधि दिया था बहार खां लोहानी ने। ठीक है। बहार खां लोहानी ने। देखिए पहले तो शेर शाह का प्राचीन नाम क्या होता था? पहले मूल नाम था फरीद खां। ठीक है। उसके बाद जब वो शेर का शिकार करता है तो बहार खां लोहानी के द्वारा उसका नाम जो है शेर खां की उपाधि उसको दिया जाता है। अब शेर खां जब चौसा की युद्ध जीतता है उसके बाद जो है वो शाह की उपाधि धारण कर लेता है, उसका नाम हो जाता है शेर शाह। ठीक है। शेर शाह के पिता कौन थे? तो शेर शाह के पिता थे हसन खां। शेर शाह के पिता कौन थे? हसन खां थे, जो कि सासाराम के जमींदार थे। अभी हमने बताया शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। और उसके पिता जो थे हसन खां, वो सासाराम के ही जमींदार थे। प्रश्न क्रमांक 49, शेर शाह के शासन काल में लगान या भूमि कर कितना था? तो लगान या भूमि कर जो था वो कुल उपज का 1/3 हिस्सा था या 1/3 हिस्सा था। 50वां सवाल, शेर शाह ने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो शेर शाह ने जो है दोस्तों किला ए पूना मस्जिद, दिल्ली स्थित किला ए पूना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है। किस मस्जिद का निर्माण करवाया था? शेर शाह सूरी ने किला ए पूना मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये कहाँ पर स्थित है? किला ए पूना मस्जिद ये स्थित है दिल्ली में। तो दोस्तों ये रहे 50 सवाल। आगे हम कुल लगभग 300 सवाल देखने वाले हैं। ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है। थोड़ा धैर्य बना कर रखिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी अगर हम बताएंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, या फिर बहुत से कमजोर बच्चे रहते हैं जिनको समझ में ना आए, इसलिए थोड़ा सा धीरे बताते चल रहे हैं। ठीक है। और जिनको लगता है कि फिर भी ज्यादा ये फास्ट हो रहा है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके या पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। शेर शाह सूरी के साम्राज्य विभाजन का क्रम क्या था? ठीक है। तो शेर शाह सूरी के साम्राज्य विभाजन का क्रम क्या था? सबसे पहले इन्होंने रखा था प्रांत को। सबसे पहले प्रांत था। ठीक है। प्रांत के अंदर में क्या आते थे? प्रांत के अंदर में सरकार। ठीक है। सरकार या जिला, सरकार या जिला आते थे। ठीक है। और इनके अंदर में आते थे परगना। ठीक है। और परगना के अंतर्गत में आते थे गांव। ठीक है। तो गांवों से मिलकर बनता था परगना, परगना से मिलकर के बनता था जिला या सरकार, और इनसे मिलकर के बनता था प्रांत। तो इन भागों में विभाजित था। अगला सवाल, शेर शाह सूरी ने किस रोड की मरम्मत करवाया था? ठीक है। तो ये बहुत ही प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसका नाम है जीटी रोड। ठीक है। जीटी रोड, या इसको बोलते हैं ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि
बंगाल से लेकर के वर्तमान पाकिस्तान तक यह रोड निर्मित किया गया था। ठीक है, शेरशाह सूरी के द्वारा कई बार प्रश्न में आंसर ले लेता है कि इसका निर्माण करवाया था, और कई बार लेता है कि मरम्मत करवाया था। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला सवाल, शेरशाह सूरी की मृत्यु कब व कैसे हुई थी? तो शेरशाह की सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर युद्ध में। कलिंजर के युद्ध में शेरशाह की सूरी की मृत्यु हुई थी। कलिंजर के युद्ध कब हुआ था? 1545 ईस्वी में। ठीक है, वो उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था। क्या चला रहा था? उक्का नामक आग्नेयास्त्र। ठीक है, उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाता रहता है, उसी समय जो है इसके पास में ही विस्फोट हो जाता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। अगला सवाल, शेर शाह ने किस नगर की स्थापना किया था? ठीक है, कौन से नगर की स्थापना किया था? तो पटना। पटना नगर की स्थापना किसने किया था? शेर शाह ने किया था। शेर शाह भूमि के माप हेतु किसका प्रयोग करता था? भूमि के नाप हेतु गजे सिकंदरी, ठीक है, का उपयोग करता था। गजे सिकंदरी नाप के लिए उपयोग करता था। ठीक है, बेसिकली एक सन की डंडी होती थी जो 31 उंगली, ठीक है, 31 उंगली या लगभग 32 इंच के बराबर होती थी। नेक्स्ट क्या है? हुमायूं का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? तो हुमायूं का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अकबर। सम्राट अकबर जो है हुमायूं का उत्तराधिकारी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का मूल नाम क्या था? तो अकबर का मूल नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका मूल नाम था। अकबर की माता का नाम क्या था जो हुमायूं की पत्नी थी? हमीदा बानो बेगम। अकबर की माता का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था और कहां पर हुआ था? तो अकबर का राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों 14 फरवरी, 14 फरवरी 1556 को। ठीक है, और कहां पर हुआ था? काला नौर। ये पंजाब का एक स्थान है काला नौर। यहां पर जब हुमायूं की मृत्यु होती है, ठीक है, दीन पनाह भवन स्थित सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, और उस समय जो है अकबर कहाँ रहता है? कलन और पंजाब में रहता है। वहीं पर उसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है 14 फरवरी 1556 ईस्वी को। अगला सवाल, अकबर का संरक्षक या प्रधानमंत्री कौन था? अब देखिए, जब अकबर जो है शासक बनता है तो उसकी उम्र जो है बहुत कम होती है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है? उनका एक संरक्षक नियुक्त करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो उस समय उसका संरक्षक और प्रधानमंत्री कौन बनता है? बैरम खां। बैरम खां को जो है क्या बनाया जाता है? अकबर का संरक्षक और प्रधानमंत्री बनाया जाता है, जिसको अकबर खान बाबा कह करके संबोधित करता है। बैरम खां की हत्या किसने किया था? तो बैरम खां की हत्या किया था मुबारक खां ने। आईने अकबरी या अकबरनामा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अबुल फजल। आईने अकबरी या अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल। अब अगला सवाल क्या आता है? पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों 15 नवंबर, 15 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो ये हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में क्या हुआ था? पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। हेमू कौन था? ये आदिल शाह का सेनापति था। ठीक है, हेमू कौन था? आदिल शाह का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था?
तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी को। अब अगला सवाल आता है कि हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य में हुआ था? तो ये हुआ था महाराणा प्रताप, सॉरी, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। ठीक है दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किनके मध्य हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य में हुआ था। देखिए, अकबर की तरफ से कौन कौन थे? तो मान सिंह और आसफ खां थे, और महाराणा प्रताप की तरफ से थे हकीम खां। इसको भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अकबर ने पहली बार समुद्र कब देखा था? वह पुर्तगालियों से कब मिला था? ठीक है, पुर्तगालियों या यूरोपियन से कब मिला था? तो ये गुजरात विजय के दौरान। ठीक है, गुजरात विजय के दौरान ये अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। ये गुजरात विजय कब हुआ था? 1572 ईस्वी में। ठीक है, और इसी समय वो पुर्तगालियों या यूरोपियन से मिला था। अकबर का अंतिम आक्रमण कौन था? कौन सा था? तो ये असीरगढ़ का आक्रमण। अकबर का अंतिम आक्रमण था असीरगढ़ का आक्रमण, जो कि 1601 ईस्वी में हुआ था। और आगे चल करके 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, देखिए, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हुई थी। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका मकबरा स्थित है सिकंदरा में। ठीक है, आगरा के समीप सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमदनगर की शासिका कौन थी? तो अहमदनगर की शासिका थी चांद बीबी। चांद बीबी जो है दोस्तों, वो अहमदनगर की शासिका थी। अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? तो शेख सलीम चिश्ती। अकबर के समकालीन सूफी संत कौन थे? शेख सलीम चिश्ती। और इन्हीं के नाम पर ही अकबर ने क्या किया था? अपने पुत्र का नाम, अपने बेटे का नाम सलीम रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के दरबार आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था रॉल्फ फिंच। रॉल्फ फिंच जो है दोस्तों, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था। अकबर ने प्रथम राजपूत वैवाहिक संबंध किससे स्थापित किए? तो अकबर ने जो प्रथम राजपूत वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, वो कछवाहा राजपूतों से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा किसे दिया गया था? तो किसको दर्जा दिया गया था? मुजफ्फर खां तुर्बती। ठीक है दोस्तों, मुजफ्फर खां तुर्बती को अकबर ने पूर्ण रूपेण दीवान का दर्जा दिया था। अकबर द्वारा स्थापित धर्म क्या है? तो उसने एक नया धर्म स्थापना किया था, जिसका नाम क्या था? दीन ए इलाही। ठीक है दोस्तों, अकबर द्वारा जो नया धर्म स्थापित किया गया था वो क्या था? दीन ए इलाही। इसकी स्थापना कब किया था? 1582 ईस्वी में। अकबर का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? ये हुआ था दोस्तों 1542 ईस्वी में। ठीक है, और कहाँ पर हुआ था करके पूछता है, तो राणा वीरसाल के महल में। अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार कौन थे? इसके दरबार के प्रमुख 3 चित्रकार थे। कौन कौन से? पहले तो थे अब्दुल समद, अब्दुल समद। ठीक है, दूसरे कौन थे? दसवंत। और तीसरे कौन थे? बसावन। ये तीनों जो है अकबर के दरबार के प्रमुख चित्रकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? तो ये नगाड़ा नामक वाद्य यंत्र बजाता था। ठीक है, अकबर के समकालीन कौन थे? तो इसके समकालीन एक थे तानसेन,
ठीक है। तानसेन जो बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, वो उनके नवरत्नों में भी से एक थे। उनके नवरत्नों के बारे में हम आगे चल करके डिटेल में विस्तार से समझेंगे। ठीक है। और कौन कौन थे? बैजू बावरा। ठीक है। नेक्स्ट कौन से हो गए? रामदास। और कौन हो गए? बाज बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? तो अकबर का उत्तराधिकारी कौन बनता है दोस्तों? अकबर का उत्तराधिकारी बनता है जहांगीर। ठीक है। इसी का नाम क्या है? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? देखिए ये प्रश्न भी आ गया। जहांगीर के बचपन का नाम था सलीम। और सलीम नाम किस लिए रखा गया था? शेख सलीम चिश्ती के नाम पर इसका नाम रखा गया था। अगला सवाल, जहांगीर का पूरा नाम क्या था? तो जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। ठीक है दोस्तों। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसके बाद आता है हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। फिर अकबर का पूरा नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और जहांगीर का पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। इस प्रकार से थोड़ा सा नाम कठिन होगा, पर दो चार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है। अगला, जहांगीर की माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम था हरकाबाई। हरकाबाई इनका नाम था। ठीक है। जिनको जोधाबाई भी कहा जाता है। आपने पिक्चरों में या कहीं पे सुना होगा जोधा अकबर करके। ठीक है। तो ये उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहांगीर का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था जहांगीर का जन्म? 30 अगस्त। ठीक है दोस्तों। इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी को हुआ था। अब आता है जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था 1605 ईस्वी से लेकर के 1627 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा है। अब अगला क्या है? अनारकली का मकबरा कहाँ पर स्थित है? अब ये अनारकली कौन है? आपने पिक्चरों में देखा होगा। बेसिकली एक मुगले आजम करके पिक्चर बना था, उसमें सलीम और अनारकली का जिक्र किया गया है। ये वही अनारकली है। ठीक है। तो इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है लाहौर में। लाहौर में इनका मकबरा स्थित है। ठीक है। कब निर्माण किया गया था? 1615 ईस्वी के आसपास। जहांगीर ने शेरे अगबान की उपाधि, ठीक है, जहांगीर ने शेरे अफगान की उपाधि किसे दिया था? ये दिया था अली कुली बेग को। जहांगीर ने शेरे अफगान की उपाधि दिया था अली कुली बेग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है दोस्तों। गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी असमत बेगम ने। असमत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। ये कौन थी? ये थी नूर जहां की माँ। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इसके दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था दोस्तों? पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था कैप्टन हॉकिंस। ठीक है दोस्तों। ये कौन था? जेम्स प्रथम का दूत था। किसका दूत था? जेम्स प्रथम का दूत था। ये कब भारत आया था? तो ये आया था लगभग 1608 इससे लेकर के 1611 ईस्वी के आसपास में। अब जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज कौन था? तो दूसरा अंग्रेज था सर टॉमस रो। जहांगीर के दरबार में आने वाला दूसरा अंग्रेज था सर टॉमस रो। ये कब आया था? ये 1615 से लेकर के 1619 19 के आसपास में आया था। ये जहांगीर से कहाँ मिला था? अजमेर में मिला था। जहांगीर से कहाँ मिलता है? अजमेर में ये मिलता है। अगला सवाल, भारत का पहला
पूर्णतः संगमरमर से बना मकबरा कौन सा है? तो पूर्णतः संगमरमर से बना मकबरा है एतमादुद्दौला का मकबरा। एतमादुद्दौला। ठीक है दोस्तों, एतमादुद्दौला का मकबरा जो है वो पूर्णतः संगमरमर से बना पहला मकबरा है। ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आगरा में। अगला, इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? तो किसने बनवाया था? नूरजहां ने। इत्मादुद्दौला का मकबरा बनाया था नूरजहां ने। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा स्थित है शहादरा में। ठीक है, शहादरा कहाँ है? लाहौर के पास में। ठीक है, जहांगीर की आत्मकथा किसने व किस भाषा में लिखा था? ठीक है, कौन कौन सा जहांगीर की आत्मकथा किसने लिखा था और किस भाषा में लिखा था? तो जहांगीर की आत्मकथा लिखा था खुद जहांगीर ने। और भाषा किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में। ठीक है, कुछ भाग जो है इसने लिखा था और जो शेष भाग है उसका जो अधूरा हो गया था उसका शेष भाग किसने पूर्ण किया था? यहाँ पे लिख देते हैं, शेष भाग पूर्ण किया था मोतविन खान ने। अगला सवाल देख लीजिए, जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दिया था? तो इंग्लिश खां की उपाधि दिया था विलियम हॉकिंस को। विलियम हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि दिया था। और ऐसा कहा जाता है कि इसको 400 का मनसब भी प्रदान किया था। ठीक है, जहांगीर के काल में भारत की यात्रा करने वाला विदेशी कौन था? तो जहांगीर के काल में भारत की यात्रा करने वाला विदेशी था फ्रांसिस पल ठीक है, फ्रांसिस पल्सर जो है वो जहांगीर के काल में यात्रा करने वाला विदेशी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नूरजहां गुट के सदस्य कौन कौन थे? ठीक है, तो नूरजहां गुट के सदस्य थे मिर्जा ग्यास बेग। ठीक है, दूसरी कौन है? असमत बेगम। ठीक है, और कौन थे? आसफ खां और खुर्रम। खुर्रम कौन है? यही शाहजहां है। ठीक है, तो इतने सारे ये चारों जो है कौन थे? नूरजहां गुट के सदस्य थे। प्रश्न क्रमांक 100 क्या है? जहांगीर के समय प्रमुख चित्रकार, जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार कौन कौन थे? देखिए, पक्षी चित्र विशेषज्ञ के रूप में थे मंसूर। ठीक है, और व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ के रूप में कौन थे? तो व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ के रूप में थे अबुल हसन। ठीक है, जहांगीर के समय में जो पक्षी चित्रकार विशेषज्ञ थे वो मंसूर थे और व्यक्ति चित्र विशेषज्ञ थे अबुल हसन। ठीक है, तो मंसूर को इन्होंने कौन सी उपाधि दिया था? नादिर उल अस्त्र की उपाधि दिया था। नादिर उल अस्त्र। ठीक है, और अबुल हसन को कौन सी उपाधि दिया था? नादिर उल जमा। नादिर उल जमा की उपाधि दिया था। तो इसकी उपाधियों को भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया 100 प्रश्न। आगे चल करके हम कुल मिलाकर के इस वीडियो में लगभग 300 प्रश्न देखने वाले हैं। वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो में कुछ गलती आपको नजर आती है तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। जहांगीर का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? तो जहांगीर का उत्तराधिकारी बनता है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां जो है जहांगीर का उत्तराधिकारी बनता है और यही आगे चल करके ताजमहल का निर्माण करता है। ठीक है,
शाहजहां की माता का नाम क्या था? तो इसकी माता का नाम था जगत गोसाई। ठीक है, इनकी माता का नाम क्या था? जगत गोसाई। ठीक है दोस्तों, ये जो है क्या थी? द्वितीय पत्नी थी, जहांगीर की द्वितीय पत्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था? तो हमने बताया शाहजहां के बचपन का नाम था खुर्रम। ठीक है, शाहजहां का पूरा नाम क्या था? तो शाहजहां का पूरा नाम था दोस्तों शहाबुद्दीन मोहम्मद किरण सानी। क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद किरण ए सानी। शहाबुद्दीन मोहम्मद किरण सानी शाहजहां का पूरा नाम था। अगला क्वेश्चन, शाहजहां का जन्म कब व कहां पर हुआ था? तो शाहजहां का जन्म जो है दोस्तों कब हुआ था? ये हुआ था 5 जनवरी, 5 जनवरी 1592 को। ठीक है, शाहजहां का जन्म कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 को। शाहजहां का शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था 1627 से लेकर के 1658 ईस्वी तक। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? मुमताज महल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला था? तो कोहिनूर हीरा जो है दोस्तों वो निकला था गोलकुंडा के खदान से। ठीक है, गोलकुंडा खदान से क्या निकला था? कोहिनूर हीरा निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया था? तो शाहजहां को दिया था गोलकुंडा के वजीर ने। गोलकुंडा के वजीर ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। ठीक है, उस समय गोलकुंडा के वजीर कौन थे? मीर जुमला। मीर जुमला जो है गोलकुंडा के वजीर थे, या इनको मोहम्मद सईद भी कहा जाता है। ठीक है, शाहजहां का राज्याभिषेक, ठीक है, कब हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों 16 फरवरी, 16 फरवरी 1628 को। 16 फरवरी 1628 को इनका राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुमन बानो बेगम या मुमताज महल किसकी पुत्री थी? तो वो आसफ खां की पुत्री थी, जो कि नूरजहां गुट के सदस्य थे। ठीक है, शाहजहां के दरबार के संगीतज्ञ कौन थे? तो इनके दरबार के संगीतज्ञ थे लाल खां। लाल खां जो है शाहजहां के दरबार के संगीतज्ञ थे। ठीक है, अगला क्या है? शाहजहां ने लाल खां को कौन सी उपाधि दिया था? तो इनको इनके कला के कारण गुण समंद की उपाधि दिया गया था। ठीक है, गुण समंदर की उपाधि दिया था। शाहजहां के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो इसके प्रमुख चित्रकार थे मोहम्मद फकीर। ठीक है, मोहम्मद फकीर और मीर हासिम। मोहम्मद फकीर और मीर हासिम जो है वो शाहजहां के प्रमुख चित्रकार थे। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन था? ठीक है, तो ये कौन थे? दारा सिकोह। ठीक है, शाहजहां के दरबार का राजकवि कौन था? तो शाहजहां के दरबार का राजकवि था कलीम। शाहजहां ने किस प्रथा को बंद करवाया था? तो शाहजहां ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा को बंद करवाया था। ठीक है, सिजदा एवं पैबोस प्रथा को, ये होता क्या है? सिजदा का अर्थ होता है दोस्तों शाहजहां के आगे में झुकना। ठीक है, और पैबोस का अर्थ होता है मतलब जो
शासक रहता था उसके पैरों को चूमना, तो ये प्रथा को शाहजहां ने बंद करवा दिया था। दारा सिकों को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो दारा सिकों को शाह बुलंद इकबाल, ठीक है, कौन कौन सी उपाधि दी गई थी देखते जाइए। एक उपाधि दी गई थी शाह बुलंद इकबाल, ठीक है, ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या हो गया दोस्तों? दूसरा हो गया सिर ए अकबर, ठीक है, सिर ए अकबर को उपाधि दी गई थी। तीसरा क्या है? लघु अकबर, लघु अकबर की भी उपाधि दी गई थी। अगला सवाल, शाहजहां ने किस नगर की स्थापना किया था? तो शाहजहां ने शाहजहानाबाद, शाहजहानाबाद नामक एक नगर बसाया था जो दिल्ली के पास में स्थित है, ठीक है। दारा सिकों को सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लघु अकबर किसने कहा था? लघु अकबर कहा था लेनपुल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां का उत्तराधिकारी या पुत्र कौन था? तो उसका उत्तराधिकारी था औरंगजेब। औरंगजेब ने शाहजहां को कहां पर कैद करवाया था? औरंगजेब ने जो है शाहजहां को कैद करवा दिया था, ठीक है, कहां पर कैद करवाया था? तो ये करवाया था आगरे की किला में, ठीक है दोस्तों, आगरा किला में कैद करवा दिया गया था। कब से कब तक? 1658 से लेकर के 1666 ईस्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब की माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम था मुमताज महल, ठीक है, उनकी माता का नाम क्या था? मुमताज महल, जिनको हम किस नाम से जानते हैं? अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से भी जाना जाता है, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। औरंगजेब का अन्य नाम क्या था? तो इनको आलमगीर के नाम से जाना जाता था, ठीक है। औरंगजेब का अन्य नाम क्या था? आलमगीर। नेक्स्ट क्या है? औरंगजेब का जन्म, ठीक है दोस्तों, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? शासनकाल कब से कब तक था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो औरंगजेब का जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में, ठीक है, ठीक है, जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। और मृत्यु कब हो जाता है इसका? मृत्यु हो जाता है 1607 ईस्वी में। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो इसके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम, इनके गुरु का नाम था मीर मोहम्मद हकीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने किस कर को पुनः लागू किया? तो इसने जजिया कर को पुनः लागू किया था, ठीक है। जजिया कर क्या होता था दोस्तों? ये बेसिकली गैर मुस्लिम लोगों पर लागू करने वाला कर था, जिसको 1679 ईस्वी में, ठीक है, औरंगजेब ने पुनः लागू करवाया। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? तो ये वीणा नामक वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था। किस मुगल बादशाह को शाहे बेखबर कहा जाता था? तो शाहे बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह प्रथम को, ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को शाहे बेखबर कहा जाता था। किस मुगल बादशाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था? ठीक है, तो जहांदार शाह, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता था, ठीक है। किस मुगल बादशाह को घृणित कायर कहा जाता था? घृणित कायर कहा जाता था दोस्तों फर्रुखसियार, ठीक है, घृणित कायर कहा जाता था फर्रुखसियार को। किस मुगल शासक को रंगीला बादशाह कहते थे? तो रंगीला बादशाह कहते थे मोहम्मद शाह को, ठीक है, मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहते थे। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अंतिम मुगल शासक है, देखिए कहीं कहीं पर लेता है बहादुर शाह जफर, ठीक है दोस्तों, कहीं कहीं पर लेता है बहादुर शाह जफर, ठीक है, या फिर कहीं कहीं पे क्या लेता है?
बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, दोनों को आपको याद रखना है। अंतिम मुगल शासक कौन थे? या तो बहादुर शाह जफर इंसर में होगा या तो फिर बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? मोहम्मद शाह, रंगीला बादशाह। मोहम्मद शाह जो है अंतिम मुगल शासक था जो मयूर सिंहासन पर बैठा था। ठीक है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन कहा जाता है नादिर शाह को। ठीक है। नादिर शाह को किसके काल में नादिर शाह ने किसके काल में आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने मोहम्मद शाह के काल में आक्रमण किया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? तो राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने दिया था। ठीक है। तख्ते ताउस या मयूर शासन का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, शाहजहां ने तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था। ठीक है। तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन के प्रमुख कलाकार कौन थे? तो इसके प्रमुख कलाकार थे बेबादल खां। ठीक है दोस्तों, तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ कौन ले गया? ठीक है। तो ये जो नादिर शाह था दोस्तों, ठीक है, जिसको ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है, इसने आक्रमण किया था मोहम्मद शाह के शासनकाल में। ये आक्रमण करके तख्ते ताउस को और कोहिनूर हीरा को अपने साथ ले जाता है। ठीक है। और साथ साथ लूट करके ढेर सारी संपत्ति भी ले जाता है। मुगल चित्रकला की नींव किसके शासनकाल में पड़ी थी? तो दोस्तों ये पड़ी थी हुमायूं के शासनकाल में। हुमायूं के शासनकाल में इसकी नींव पड़ी थी। ठीक है। मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को। ठीक है दोस्तों, जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। और मुगल चित्रकला पर प्रतिबंध किसने लगा दिया था? ठीक है, इस मुगल शासक ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो औरंगजेब ने चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। तीन चीजें चित्रकला से संबंधित। न्यू किसके शासनकाल में पड़ा था? हुमायूं के शासनकाल में। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के शासनकाल को। और चित्रकला पर प्रतिबंध लगा दिया था औरंगजेब ने। ठीक है। अब रुपए का सिक्का पहली बार किसके शासनकाल में ढाला गया? तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, शेर शाह सूरी के शासनकाल में पहली बार रुपए का सिक्का जो है वो ढाला गया। ठीक है। जिसमें चांदी का जो रुपया होता था वो 180 ग्रेन का होता था। चांदी का रुपया, ठीक है, कितना होता था? 180 ग्रेन का। ठीक है। और तांबे का दाम, ठीक है, तांबे का दाम होता था, वो कितना होता था? 380 ग्रेन का होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सिक्के पर देवी देवता अर्थात सीताराम का चित्रण करवाया था? तो कौन करवाया था? अकबर ने। ठीक है दोस्तों, अकबर द्वारा जारी सिक्के और उनके नाम क्या थे? ठीक है, अकबर द्वारा जो सोने का सिक्का जारी किया गया था, ठीक है, अकबर द्वारा जारी सिक्का सोने का, उसका नाम क्या था? इलाही। और जो चांदी का सिक्का जारी किया गया था, ठीक है, चांदी का वर्गाकार सिक्का इस प्रकार से, ठीक है, उसका नाम क्या था? जलाली। और तांबे का जो सिक्का होता था उसको क्या कहते थे? दाम। तीनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आना सिक्कों की शुरुआत किसने किया था? तो आना सिक्कों की शुरुआत किया था शाहजहां। ठीक है। किसने सिक्कों पर अपना चित्र बनवाया था? तो जहांगीर ने। जहांगीर ने सिक्कों पर अपना चित्र बनवाया था। किसके समय में सबसे ज्यादा सिक्के ढाले गए? ठीक है, तो औरंगजेब के समय में ही सबसे ज्यादा सिक्के ढाले गए थे। सिक्कों पर कलमा खुदवाना किसने बंद कर दिया? तो औरंगजेब ने ही
औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। बाबर द्वारा चलाए गए सिक्के कौन कौन से थे? ठीक है, तो हमने पहले ही बताया है, जो चांदी का सिक्का था दोस्तों, ठीक है, चांदी का सिक्का था उसको किस नाम से चलाता था? शाहरुख के नाम से। ठीक है दोस्तों। और कांधार में एक बाबरी सिक्का भी चलता था, कांधार में बाबरी सिक्का। फिर दोस्तों अगला देखिए, हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? ये प्रश्न रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी या अकबरनामा की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने किया था। तुजुके जहांगीरी किसने लिखा था? ये जहांगीर ने ही लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहांनामा किसने लिखा था? इनायत खान ने। शाहजहांनामा लिखा था इनायत खान ने। पादशाहनामा किसने लिखा था दोस्तों? तो पादशाहनामा लिखा था शाहजहां के जो दरबारी लेखक थे, अब्दुल हमीद लाहौरी। अब्दुल हमीद लाहौरी। ये हमीद लाहौरी कौन थे? ये अब्दुल हमीद लाहौरी जो है वो शाहजहां के दरबारी लेखक थे। रुकाते आलमगीरी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है औरंगजेब। ठीक है, रुकाते आलमगीरी के लेखक औरंगजेब है। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? औरंगजेब के पत्रों का संकलन है। ठीक है, ये क्या है? औरंगजेब के पत्रों का संकलन। फतवा आलमगीरी के लेखक कौन है? शेख निजामुद्दीन अहमद। फतवा आलमगीरी के लेखक हैं शेख निजामुद्दीन अहमद। अगला है, तुजुके बाबरी या बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? तो तुजुके बाबरी जो है किसने लिखा था, पहले पूछ रहा है, किसने लिखा था? ठीक है, तो ये तो बाबर ने लिखा था। किस भाषा में लिखा था? तो तुर्की भाषा में लिखा था। ठीक है, बाबरनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो बाबरनामा का फारसी अनुवाद जो है वो अब्दुल रहीम खाने खाना ने किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंतखाब उल तवारीख किसकी रचना है? तो मुंतखाब उल तवारीख जो है वो बदायूनी की रचना है। मंजुल बहरीन अर्थात दो समुद्रों का मिलन, ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है दारा सिकोह की। ठीक है, मंजुल बहरीन या दो समुद्रों का मिलन जो है वो दारा सिकोह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अनुवाद विभाग की स्थापना किसने किया था? तो अनुवाद विभाग की स्थापना किया था अकबर ने। अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने किया था, किसके नेतृत्व में किया था? ठीक है, तो ये फैजी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किसने किया था? ठीक है, तो ये पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था अबुल फजल ने। अबुल फजल, इन्होंने ही पंचतंत्र का फारसी अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए, पंचतंत्र के फारसी अनुवाद का नाम क्या था? तो अनवार ए सुहेली। अनवार ए सुहेली, पंचतंत्र के फारसी भाषा का फारसी अनुवाद का नाम था अनवार ए सुहेली। लीलावती का हो जाएगा। ठीक है, लीलावती का फारसी अनुवाद किसने किया था? ठीक है दोस्तों, तो लीलावती का फारसी अनुवाद किया था फैजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद किया था बदायूनी ने। महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत के फारसी अनुवाद किया था फैजी, बदायूनी। ठीक है, और नकीब खां। फैजी, बदायूनी और नकीब खां, इन्होंने मिलकर के क्या किया था? महाभारत का फारसी अनुवाद किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम है रज्मनामा। ठीक है दोस्तों। उपनिषद, भगवत गीता व बाइबिल का फारसी अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था दारा सिकोह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी उदारता के कारण किसे कलंदर की उपाधि दी गई थी? तो कलंदर की उपाधि दी गई थी बाबर को। ठीक है दोस्तों। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? ठीक है, बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? ठीक है, तो इसने दिया था खानवा के युद्ध में। ठीक है, आप जानते हैं खानवा का युद्ध कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो इसने गाजी नामक उपाधि धारण किया था। गाजी का अर्थ क्या होता है? काफिरों को मारने वाला। काफिरों को मारने वाला। किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? ठीक है, किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो किसके शासनकाल में थे? औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, ये लगभग 1/3 था। इसके कुल सेनापति का 1/3 हिस्सा जो है हिंदू सेनापति थे। अगला है दीनपनाह भवन, जो पुराना किला दिल्ली के अंदर में निर्मित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, तो इसका निर्माण करवाया था हुमायूं ने। और यहीं पर दीनपनाह भवन स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। दिल्ली पर शासन करने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था? तो वो था हेमू। हेमू ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो इन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। विक्रमादित्य 14वां क्रम का। ठीक है, विक्रमादित्य 14वां क्रम का उपाधि इन्होंने धारण किया था। इसके शासन काल में पर्दा शासन या पेटीकोट शासन था। तो ये किसके शासन काल में था दोस्तों? ये अकबर के शासन काल में था। अकबर के शासन काल में था। ठीक है, अकबर की जो धाई माँ थी महामंगा, ठीक है, उस और महिलाओं का प्रभाव जो है अकबर के शासन काल में प्राय रहा है। हजरते आला की उपाधि किसने धारण किया था? तो शेर शाह सूरी ने। शेर शाह सूरी ने हजरत आला की उपाधि धारण किया था। इसके शासनकाल में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे जिंदा पीर कहा जाता है? तो औरंगजेब को। तो दोस्तों यहाँ पे जो 180 का आंसर है वो शेर शाह सूरी नहीं होगा। इसके शासनकाल में कांधार मुगलों के हाथ से निकल गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? शाहजहां के शासनकाल में। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में कांधार जो है मुगलों के हाथ से हमेशा के लिए निकल गया। और इसे जिंदा पीर कहा जाता है। तो जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों औरंगजेब को। औरंगजेब को ही जिंदा पीर कहा जाता था, या इसको अन्य नाम क्या था? आलमगीर। ठीक है दोस्तों, पांचवें सिख गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने करवाई थी? ठीक है, तो इसकी हत्या करवाई थी जहांगीर ने। जहांगीर ने इसकी हत्या करवाई थी। कारण क्या था? इसका एक विद्रोही पुत्र था खुसरो। ठीक है, विद्रोही पुत्र खुसरो को शरण देने के कारण। इसका जो पुत्र था विद्रोही पुत्र खुसरो को, ठीक है, और गुरु अर्जुन देव ने शरण दे दिया था, जिससे नाराज होकर के इसकी हत्या करवा देता है। ठीक है, अगला क्या है? इसके शासन काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसके शासन काल को कहा जाता है? शाहजहां के शासन काल को। ठीक है दोस्तों, न्याय की जंजीर जो कि सोने की हुआ करती थी, आगरा किले में किसने लगवाया था? तो न्याय की जंजीर लगवाया था जहांगीर ने। किसने
अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था दोस्तों शाहजहां ने। ठीक है। दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? दीन इलाही धर्म का प्रधान पुरोहित था अकबर। दीन इलाही धर्म अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो वो था बीरबल। बीरबल का मूल नाम क्या था? इसका मूल नाम था महेश दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने बीरबल को कौन सी उपाधि दिया था? तो इनको उपाधि दिया था कविराज। ठीक है। बीरबल की मृत्यु कैसे हुई थी? तो ये यूसुफ जाई एक कबीला था दोस्तों। ठीक है। इसमें विद्रोह भड़का था, तो इसको दबाने के लिए बीरबल गए हुए थे वहां पर, क्या है, इनकी लड़ाई करते हुए मृत्यु हो जाती है। नौवें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई थी? तो इसकी हत्या करवाई थी औरंगजेब ने। अकबर ने किस नगर को बसाया था? अकबर ने फतेहपुर सीकरी को बसाया था। फतेहपुर सीकरी। किस मुगल शासक ने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे? तो कौन थे दोस्तों? वो था हुमायूं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ज्योतिष शास्त्र में कौन सा मुगल शासक विश्वास करता था? तो हुमायूं जो है ज्योतिष शास्त्र में विश्वास करता था, ज्योतिष विद्या में, और सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। ठीक है। आगरा की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहाँ का सूबेदार था? तो वो बदख्शां का सूबेदार था। तंबाकू का प्रयोग पर किसने प्रतिबंध लगाया था? तो तंबाकू के प्रयोग पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। ठीक है दोस्तों। मुगल काल का स्वर्ण युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? ठीक है। तो मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल। और स्थापत्य कला का स्वर्ण युग भी शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। शाहजहां के काल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा था? ठीक है। तो ये कहा था A L श्रीवास्तव ने। ठीक है दोस्तों। बीबी का मकबरा, या फिर राबिया उद्दौलानी का मकबरा, या फिर दिलरास बानो बेगम का मकबरा किसने बनवाया था? ठीक है। तो ये किसने बनवाया था? औरंगजेब ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? ठीक है। तो बीबी के मकबरा को, बीबी का मकबरा जो है उसको द्वितीय ताजमहल कहा जाता है। ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है? बीबी का मकबरा स्थित है औरंगाबाद में। ठीक है दोस्तों। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। अकबर का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर का मकबरा बनवाया था उसका पुत्र जहांगीर ने। ठीक है दोस्तों। तो ये रहे 200 प्रश्न। वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। वीडियो में कुछ खामी रहेगा, ठीक है, उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम आगे सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आगरा की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो आगरा के जहां जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने। ठीक है, किसने करवाया था? जहां आरा। ये कौन थी? शाहजहां की पुत्री थी। दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दिल्ली के मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था औरंगजेब ने। ठीक है। आगरा के आराम बाग, ठीक है, आगरा के आराम बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था दोस्तों, किसने करवाया था? बाबर ने। ठीक है। पुरंदर की संधि कब व किनके मध्य हुआ था? तो पुरंदर की संधि हुआ था दोस्तों किसके किसके मध्य? शिवाजी, शिवाजी और
राजा जय सिंह। अब ये शिवाजी और राजा जय सिंह के बारे में हम मुगल साम्राज्य में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जो राजा जय सिंह थे वो कौन थे? वो मुगल सेनापति थे। ठीक है दोस्तों, ये कौन थे? मुगल सेनापति। तो शिवाजी और राजा जय सिंह के बीच में पुरंदर की संधि जो हुई थी वो 1665 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दारा सिकोह को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसने दिया था? तो शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दिया था शाहजहां ने। ठीक है दोस्तों, कौन सा मुगल बादशाह ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था? ठीक है, तो अभी हमने बताया कि ठीक है, हुमायूं जो है वो ज्योतिष विद्या में विश्वास रखता था और इसने सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम बनाए थे। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो दीन पनाह भवन स्थित, ठीक है, दीन पनाह भवन स्थित पुस्तकालय की दीन पनाह भवन स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर करके। ठीक है, दीन पनाह भवन स्थित पुस्तकालय की सीढ़ी से गिर करके क्या हुआ था? हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। हुमायूं के किस भाई ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया था? देखिए, हुमायूं जो है, हुमायूं को जब शासन काल आता है तो वो अपने 4 भाइयों में अपने साम्राज्य को आधा आधा बांट देता है। ठीक है, तो उसमें से एक भाई रहता है हिंदाल, जो क्या करता है? स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस भाई को कौन सा राज्य दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौसा की युद्ध में हुमायूं की जान किसने बचाई थी? तो निजाम नामक एक भिस्ती ने, ठीक है, नाम याद कर लीजिए, निजाम नामक एक भिस्ती थे, निजाम नामक भिस्ती ने क्या किया था? हुमायूं की जान बचाया था। भिस्ती अर्थात क्या होता है दोस्तों? नाविक। ठीक है, किसने कहा कि हुमायूं जिस तरह तमाम उम्र गिरते पड़ते चला उसी तरह गिरते पड़ते मुक्त हो गया? ये कहा था लेनपुल ने। किसने कहा था दोस्तों? लेनपुल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी की युद्ध 1757 के समय मुगल बादशाह कौन थे? तो प्लासी के युद्ध जो 1757 में हुआ था, उस समय मुगल बादशाह थे आलमगीर द्वितीय। ठीक है, आलमगीर द्वितीय जो है मुगल बादशाह थे। पानीपत के तृतीय युद्ध, ठीक है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? उस समय मुगल बादशाह थे तो शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल बादशाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बक्सर की युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस समय मुगल बादशाह कौन थे? तो उस समय मुगल बादशाह थे शाह आलम द्वितीय। मुगल काल में किसे बादशाह निर्माता कहा जाता है? ठीक है, तो सैयद बंधु को क्या कहा जाता है? मुगल काल में बादशाह निर्माता कहा जाता है। सैयद बंधु से क्या तात्पर्य है? अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। कौन कौन दोस्तों? अब्दुल्ला खां व हुसैन खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि किसने दिया था? तो राजस्थान के राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दिया था फर्रुख सियार ने। ठीक है दोस्तों, किसने अपनी राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया? तो अकबर ने ही क्या किया था कि फतेहपुर सीकरी नामक नगर बसाया था और आगरा से अपनी राजधानी को फतेहपुर सीकरी में स्थानांतरित किया था। नेक्स्ट है, अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण क्यों करवाया था? तो ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, ठीक है, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था।
तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का मूल नाम था दोस्तों रामतनु पांडे। रामतनु पांडे जो है इसका मूल नाम था। ठीक है। अकबर ने तानसेन को कौन सी उपाधि दिया था? तो इनको उपाधि दिया था, कौन सा उपाधि दिया था? कंठाभरणवासी विलास। कंठाभरण वाणी विलास या वासी विलास। ठीक है, इसको कंठाभरण वाणी कर लीजिए। कंठाभरण वाणी विलास का उपाधि दिया था। तानसेन की प्रमुख राग कृति कौन कौन सी है? देखिए, तानसेन की प्रमुख राग कृति कौन कौन सी है? मियाँ मल्हार। पहला तो हो गया मियाँ मल्हार, दूसरा क्या हो गया? मियाँ की टोड़ी। ठीक है। नौ, अगला क्या हो गया? मियाँ का सारंग। मियाँ का सारंग। और चौथा क्या होगा? दरबारी कन्हाड़ा। दरबारी कन्हाड़ा। ठीक है दोस्तों, तो ये चारों जो है तानसेन की प्रमुख राग कृतियां हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु का नाम था हरिदास। तानसेन मुगल दरबार में आने से पहले किसके दरबार में थे? तो ये थे दोस्तों रीवा ग्वालियर के राजा रामचंद्र के दरबार में। किसके दरबार में थे? रामचंद्र के दरबार में थे। ये कौन थे? तो ये रीवा ग्वालियर के राजा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है? तानसेन ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था? तो तानसेन ने अपने अंतिम समय में अपने स्वेच्छा से, ठीक है दोस्तों, मुस्लिम धर्म, मुस्लिम धर्म जो है अपना लिया था। किसे शेर शाह के दरबार का अनुभव था? तो शेर शाह के दरबार का अनुभव था टोडरमल को। ठीक है दोस्तों, किसे था? शेर शाह के दरबार का अनुभव था टोडरमल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैजी कौन था? तो जो फैजी था दोस्तों वो अबुल फजल का बड़ा भाई था। ठीक है। अब ये अबुल फजल कौन है? तो जिन्होंने अकबर के समय में क्या किया था? अकबरनामा या आईने अकबर की रचना किसने किया था? अबुल फजल ने। और इसी अबुल फजल का बड़ा भाई कौन था? फैजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अबुल फजल की हत्या किसने कर दिया था? या अबुल फजल की हत्या किसने किया था? ठीक है, तो ये सलीम के आदेश पर बुंदेला सरदार वीर सिंह ने किया था। किसने किया था? बुंदेला सरदार, बुंदेला सरदार वीर सिंह ने किया था। किसके आदेश पर किया था? तो ये सलीम के आदेश पर किया था। सलीम अर्थात जहांगीर के आदेश पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहसाला बंदोबस्त किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दहसाला बंदोबस्त जो है टोडरमल के द्वारा लागू किया गया था, तो इसको टोडरमल, टोडरमल बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये क्या होता था? ये 10 साल के लिए जो है भूमि, ठीक है, 10 साल के लिए भूमि लगान पर देने का एक बंदोबस्त था। ठीक है। मानसिंह कौन था? देखिए, मानसिंह कौन था? तो ये भगवान दास के पुत्र व राजा भारमल का पौत्र थे। ठीक है। यह बेसिकली इनके पिता के बारे में पूछ रहा है। भगवान दास का पुत्र। ठीक है, भगवान दास के पुत्र कौन थे? मानसी थे। या फिर राजा भारमल के कौन थे? पौत्र थे। अगला है, अब्दुल रहीम खान खाना किसका पुत्र था? तो अब्दुल रहीम खान खाना जो है वो बैरम खान का पुत्र था। ठीक है, बैरम खान का पुत्र था। और बैरम खान ही प्रधानमंत्री था अकबर का, और उसका संरक्षक था, जिसको वो खान बाबा कह करके पुकारता था। ठीक है। अब्दुल रहीम को खान खाना की उपाधि किसने वो कब दिया था? ठीक है, तो इसकी उपाधि दिया था, किसने दिया था? अकबर ने दिया था। कब दिया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, या गुजरात विजय के पश्चात। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके कहने पर शाहजहां ने बनारस एवं इलाहाबाद में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था? ठीक है, तो
कविंद्राचार्य जी के कहने पर, ठीक है, कविंद्राचार्य जी के कहने पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था शाहजहां ने। किसने दारुल हर्ब अर्थात गैर मुस्लिम देश को दारुल इस्लाम अर्थात मुस्लिम देश बनाने पर जोर दिया था? तो ये कौन था? औरंगजेब था। मुस्लिम देश बनाना चाहता था, लेकिन ध्यान देने योग्य बात है कि इसी के सेना में सबसे अधिक सर्वाधिक 1/3 हिंदू सेनापति थे, ठीक है, सर्वाधिक हिंदू सेनापति भी इसी के सेना में थे। इस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है, ठीक है, तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है अकबर के शासन काल को। जहांगीर के समय कैसी सैन्य व्यवस्था थी? देखिए, इसकी सैन्य व्यवस्था किस प्रकार की थी? ये थी दो अस्पा, ठीक है, और क्या थी? सिंह अस्पा, दो अस्पा और सिंह अस्पा व्यवस्था थी। अब दो अस्पा क्या होता है? दो अस्पा होता है दो गुने घोड़े, दो गुने घोड़े। और सिंह अस्पा क्या होता है? सिंह अस्पा होता है 3 गुने घोड़े। ठीक है, तो इस प्रकार से सैन्य व्यवस्था थी। अगला क्या है? मेवाड़ मुगल संधि जो कि 1605 में हुआ था, वो किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था खुर्रम, खुर्रम या फिर खुर्रम का नाम क्या था? शाहजहां, ठीक है, ये जो है सेना नायक के रूप में था, ठीक है, और उस समय ये शासक नहीं बना था, ठीक है, सेना नायक के रूप में था। और एक थे अमर सिंह, ठीक है, ये कौन थे? ये महाराणा प्रताप का पुत्र, ठीक है, ये कौन थे? महाराणा प्रताप का पुत्र था। इन दोनों के बीच में हुआ था मेवाड़ मुगल संधि, ठीक है। इसने कुरान को शासन का आधार बनाया था, तो कुरान को शासन का आधार बनाया था औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किसके समय में हुई थी? तो चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी अकबर के समय में, ठीक है दोस्तों। उपवनों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो बाबर को उपवनों का राजकुमार कहा जाता था, ठीक है। पद्मावत पुस्तक किसकी रचना है? तो पद्मावत पुस्तक की रचना किया था मलिक मोहम्मद जायसी ने, ठीक है दोस्तों। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी को पद्मावत पुस्तक की रचना किसके शासनकाल में किया था? मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत पुस्तक की रचना किया था वो किसके शासनकाल में किया था? तो ये किया था दोस्तों शेर शाह सूरी के शासनकाल में, ठीक है, किसके शासनकाल में किया था? शेर शाह सूरी के शासनकाल में। इसका शासनकाल कब से कब तक था? तो इसका शासनकाल था दोस्तों 1540 से लेकर के, ठीक है, 1540 से लेकर के 1545 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का समन्वय किसमें देखने को मिलता है? तो ये शेर शाह सूरी के मकबरे में देखने को मिलता है, ठीक है, किसमें देखने को मिलता है? शेर शाह सूरी के मकबरे में, ठीक है। ये कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है सासाराम में। मुगल वास्तव में कौन थे? तो मुगल जो है वास्तव में थे चगताई तुर्क, मुगल जो है वास्तव में चगताई तुर्क थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाक प्रथा का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो डाक प्रथा का प्रचलन शुरू किया था शेर शाह सूरी ने। महाभारत का फारसी अनुवाद का नाम क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, ठीक है। महाभारत के फारसी अनुवाद का नाम है रज्मनामा, ठीक है। अकबर ने सीरी कलम की उपाधि किसे दिया था? तो सीरी कलम की उपाधि दिया था दोस्तों अब्दुस समद को, अब्दुस समद, ठीक है। अकबर ने
जरी कलम की उपाधि किसी दिया था? तो जरी कलम की उपाधि था अब्दुल हुसैन, सॉरी, अहमद हुसैन कश्मीरी। अहमद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? तो न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है दोस्तों जहांगीर को। जहांगीर ने ही क्या किया था? न्याय की जंजीर लगवाया था, अर्थात वो सोने की जंजीर थी। चित्रणशाला की स्थापना किसने किया था? चित्रणशाला की स्थापना किया था जहांगीर ने। बाबर के शासनकाल में कौन सा पद काफी महत्वपूर्ण था? तो बाबर के शासनकाल में जो है वो वजीर का पद काफी महत्वपूर्ण था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के गुरु थे दोस्तों मीर मोहम्मद हकीम। मीर मोहम्मद हकीम जो है कौन थे? औरंगजेब के गुरु थे। तो दोस्तों ये रहे 250 प्रश्न। ठीक है, आगे कुछ तथ्यों को और हम डिटेल से देखेंगे। अभी तक आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और अगर वीडियो के किसी टॉपिक पे, किसी प्रश्न पे आपको संदेह है या फिर गलत लगता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? अब हम अगला देखते हैं दोस्तों अकबर के नवरत्न के बारे में। तो अकबर के नवरत्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से कई बार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो नवरत्नों को याद करने के लिए एक ट्रिक है, यहाँ पर ट्रिक देख लीजिए क्या है। सिंपल सा ट्रिक है, बैट फैट एमडीएच, अर्थात बीएटी एफएटी एमडीएच। एमडीएच क्या है? एक जानते हैं मसाला होता है, ठीक है, एक मसाला का कंपनी है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं, बैट फैट एमडीएच। ठीक है, इस प्रकार से। तो बी से क्या हो जाएगा? बीरबल। बी से हो जाएगा दोस्तों बीरबल। ए से हो जाएगा अबुल फजल और टी से हो जाएगा तानसेन। ये हो जाएगा बैट का। फिर अब अगला हम क्या देखते हैं? फैट का। तो फैट में क्या हो जाएगा? एफ से फैजी, ए से अब्दुल रहीम खाने खाना और टी से हो जाएगा टूडरमल। ठीक है, फिर क्या हो गया? एमडीएच। तो एमडीएच में एम से हो जाएगा मान सिंह, डी से हो जाएगा मुल्ला दो प्याजा और एच से हो जाएगा दोस्तों हकीम हुकाम। ठीक है, तो ये इस प्रकार से बैट फैट एमडीएच आप याद कर लीजिए। ठीक है, ये ट्रिक है और इससे आप बाकी चीजों को याद कर सकते हैं या डिकोड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, शाहजहां द्वारा निर्मित भवन। परीक्षा में सीधा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा भवन शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। ठीक है, देखिए उसने क्या क्या निर्मित करवाया है। लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, दिल्ली स्थित जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन। इन सभी चीजों का निर्माण जो है किसने करवाया है दोस्तों? शाहजहां ने। कहां पर करवाया है? दिल्ली में। दिल्ली में इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, लाल किला तो बहुत फेमस है, जानते हैं। दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास और तख्ते ताउस, ये सब निर्माण करवाया था दिल्ली में। अब आते हैं ताजमहल। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। आगरा स्थित मोती मस्जिद, आगरा ही स्थित दीवाने आम, दीवाने खास और आगरा में शीश महल। ठीक है, इन चारों का निर्माण उसने कहाँ पर करवाया था? ये करवाया था आगरा में। ठीक है, तो जगह भी याद करना है और निर्मित भवन जो है उसको भी आपको याद रखना है। तो ये शाहजहां द्वारा निर्मित भवन हो गए। ठीक है, अब अगला देखते हैं अकबर द्वारा निर्मित भवन। ठीक है, तो अकबर ने आगरे का किले का निर्माण करवाया था, या जिसको आगरे का लाल किला भी कहा जाता है। ठीक है, इलाहाबाद के किले का निर्माण करवाया था और लाहौर के किले का निर्माण करवाया था। ठीक है, अब अगला देखिए, दीवाने आम, दीवाने खास का निर्माण करवाया, बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया, पंचमहल का निर्माण करवाया और इबादत खाने का निर्माण करवाया। ठीक है, ये सब बेसिकली कहां पर निर्माण करवाया? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है दोस्तों, क्या निर्माण करवाया फतेहपुर सीकरी में? जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, अबुल फजल का महल और शेख सलीम चिश्ती का दरगाह। ये सब कहाँ निर्माण करवाया दोस्तों? फतेहपुर सीकरी। ठीक है, तो ये किसके द्वारा निर्मित किया गया है? अकबर द्वारा निर्मित भवन है। ठीक है, अगला क्या है? अकबर के समाज सुधार। तो समाज सुधार के संबंध में अकबर ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए थे, चलिए देखते हैं। पहला तो वो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, दूसरा क्या है? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, और तीसरा क्या है? बाल विवाह पर रोक लगा दिया था, या फिर बच्चों का उस टाइम क्या है विवाह कर दिया जाता था तो उस पर रोक लगा दिया था। ठीक है, और बहु विवाह पर भी रोक लगा दिया था। बहु विवाह अर्थात एक व्यक्ति जो है बहुत से लोगों का विवाह करता था उस पर रोक लगा दिया था। मतलब एक महिला का बहुत से पुरुषों के साथ विवाह नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा क्यों होता था? जैसे कि पहले क्या होते थे,
जैसे 3-4 भाई हैं, ठीक है, उनका जमीन क्या है, बहुत छोटा सा जमीन है। अगर वो अलग अलग पत्नियों से विवाह करेंगे तो क्या होगा कि उनके बच्चे जो होंगे उनमें जमीन का बंटवारा हो जाएगा, फिर खाने पीने के लिए कुछ बचेगा नहीं। ठीक है, तो इस कारण से बहुविवाह करते थे, जैसे एक महिला जो है सभी भाइयों से एक साथ विवाह कर लेती थी। इस पर रोक लगा दिया गया था। अब और किस पर रोक लगाया था, तो जजिया कर की समाप्ति कर दिया था। जजिया कर क्या होता है, गैर मुस्लिमों पर लगने वाला कर। तीर्थ यात्रा कर पर भी रोक लगा दिया था। ठीक है, और प्रोत्साहन किसको किसको दिया था, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहन, यानी कि जो महिला विधवा हो जाती थी उसको फिर से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक है, और अंतर जातीय विवाह को प्रोत्साहित किया था। ठीक है, तो अब इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के या वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अगला क्या है, अकबर के सैन्य सुधार देखते हैं। सैन्य सुधार के क्षेत्र में उसने कौन कौन से कार्य किए थे। पहले तो मनसबदारी व्यवस्था दिया था, यानी कि सैनिकों को नगद वेतन ना दे करके एक मनसब प्रदान करना जिससे उनका जीवन यापन हो। ठीक है, और दूसरा क्या है, घोड़ा दागने व हुलिया लिखने की परंपरा। ये तो बलबन के समय में भी चालू हो गया था। ठीक है, तो घोड़ा दागने अर्थात घोड़ा पर विशेष निशान लगा दिया जाता था। ठीक है, उससे पता चलता था कि ये घोड़ा जो है उत्तम किस्म का है और ये अकबर के सैन्य का हिस्सा है। ठीक है, ताकि कोई दूसरा जो है बीमार घोड़े को सैन्य में सैनिक उपयोग के लिए न ले। और सैनिकों के हुलिया लिखने की परंपरा, अर्थात जो जो सैनिक इसके सैन्य विभाग में थे उनका हुलिया लिखा जाता था कि वो दिखने में कैसे हैं। अब अगला क्या है, अकबर के भूमि सुधार। तो अकबर ने भूमि सुधार के लिए कौन कौन सी प्रणाली अपनाई थी। पहला थी जब्ती प्रणाली। जब्ती प्रणाली क्या करता था कि जैसे कोई जमींदार है, ठीक है, तो उसकी जब मृत्यु हो जाती थी तो उसका जो है जमीन था उसको जब्त कर लिया जाता था, उसके बेटों को दे करके, मतलब उसके बेटों को बच्चे को नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो इसको बोलता था जब्ती प्रणाली। अगला क्या था, धसाला बंदोबस्त। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको टोडरमल बंदोबस्त भी इसको कहा जाता है। ये 10 वर्षों के लिए भूमि को लगान पर देना और उसके कर जो है उसको 10 वर्ष के लिए निश्चित कर दिया जाता था। यही परंपरा है 10 साल बंदोबस्त। अगला देखते हैं, हुमायूं द्वारा भाइयों में राज्य बंटवारा। ठीक है, तो हुमायूं जब राजा बनता है या बादशाह बनता है तो अपने भाइयों में राज्यों का बंटवारा करता है। जैसे एक भाई होता है कामरान, तो कामरान को काबुल व कंधार का क्षेत्र देता है। अस्करी को संभल का क्षेत्र देता है और हिंदाल को मेवात का क्षेत्र देता है। और हिंदाल आगे चलकर क्या करता है, स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर देता है। ठीक है, जिससे फिर युद्ध होता है और हुमायूं अपने में मेवात का राज्य जो है ले लेता है। ठीक है, और एक उसका चचेरा भाई था सुलेमान मिर्जा, उसको बदख्शां का क्षेत्र जो है देता है। और बदख्शां से याद रखने वाला बात है कि हुमायूं शासक बनने से पहले क्या था, बदख्शां का सूबेदार था। ठीक है, हुमायूं कौन था, बदख्शां का सूबेदार था। अगला क्या है दोस्तों, जहांगीर के पत्नी व पुत्र। तो जहांगीर की जो पहली पत्नी थी उससे पुत्र थे खुसरो। ठीक है, जहांगीर की दूसरी पत्नी थी जगत गोसाई जिससे पुत्र हुए खुर्रम या शाहजहां। ठीक है, जहांगीर की तीसरी पत्नी थी रुखसाना बानो। ठीक है, जिससे शहरयार पुत्र हुआ। जहांगीर की चौथी पत्नी सलमा बानो जिससे परवेज नामक पुत्र हुआ। और जहांगीर की जो पांचवी पत्नी थी उसका नाम था लाडली, सॉरी, नूर जहां, जिससे लाडली बेगम करके उसकी एक पुत्री होती है। ठीक है, अब अगला शाहजहां के पुत्र व पुत्री के बारे में देखते हैं। तो शाहजहां के पुत्र कौन कौन थे, पहला दारा सिको, दूसरा औरंगजेब, तीसरा मुराद बख्श और चौथा शाहसुजा। ठीक है, ये कौन थे, शाहजहां के पुत्र। और शाहजहां की पुत्रियां कौन कौन थी, जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा और पुरहुनार बेगम। ठीक है, ये चार कौन थी, शाहजहां की पुत्री। ठीक है दोस्तों, अब अगला देख लीजिए, शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध। अब चार पुत्र थे शाहजहां के, उनके चारों पुत्रों में मैं राजा बनूंगा, मैं शासक बनूंगा करके उत्तराधिकार का युद्ध होता है। ठीक है, वो युद्ध कौन कौन सा, चलिए देखते हैं। ठीक है, पहला होता है बहादुरपुर का युद्ध। ठीक है, बहादुरपुर का युद्ध कब होता है, 1658 ईस्वी में। किसके किसके मध्य होता है, ये दारा सिकोह और शाह सुजा के मध्य में होता है। ठीक है, किसके किसके मध्य होता है, दारा सिकोह और शाह सुजा। इसमें क्या होता है कि दारा सिकोह जो विजयी हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद होता है घरमाट का युद्ध। घरमाट का युद्ध भी होता है 1658 ईस्वी में ही। ये किस किस के मध्य होता है, ये होता है औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में।
ठीक है। ये होता है धर्माट का युद्ध, जिसमें क्या होता है औरंगजेब विजयी होता है, लेकिन इनके बाद जो है 3 युद्ध क्रमशः होते हैं औरंगजेब और दारा सिकों के बीच में। एक होता है सामगढ़ का विद्रोह, ये भी होता है सामगढ़ का युद्ध, ये भी होता है 1658 में, इन दोनों के बीच में ही होता है। और उसमें होता है देवराई का युद्ध, इसमें होता है 1600, ये होता है दोस्तों 1659 ईस्वी में। ये भी औरंगजेब और दारा सिकों के मध्य में होता है, जिसमें औरंगजेब जो है फाइनली विजयी होता है, और वो क्या बनता है, वो बनता है शहंशाह। ठीक है। अगला क्या है देख लीजिए, औरंगजेब द्वारा लगाए गए प्रतिबंध। औरंगजेब ने कौन कौन से प्रतिबंध लगाए थे, ये भी प्रश्न में पूछता है। ठीक है। तो उसने नौरोज त्योहार पर प्रतिबंध लगा दिया था, झरोखा दर्शन पर प्रतिबंध लगा दिया था, तुला दान पर प्रतिबंध लगा दिया था। नौरोज त्योहार जो है बेसिकली ये एक फारसी त्योहार था दोस्तों, ठीक है, जिस पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था। झरोखा दर्शन अर्थात क्या था, ये बादशाह को झरोखा की सहायता से देखने के लिए एक परंपरा थी, ठीक है, जिस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। तुला दान मतलब जो राजा होता था उसको तराजू में तौल करके उसके वजन के बराबर खाने पीने की वस्तुएं या फिर स्वर्ण मुद्राएं दान की जाती थी, ठीक है, या अनाज वगैरह दान किया जाता था। अगला क्या है, तिलक करना, उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। चित्रकाली, मुगल चित्रकाली पर प्रतिबंध लगा दिया था। सिजदा एवं पाबोस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। अब सिजदा एवं पाबोस क्या है, सिजदा का अर्थात होता है दोस्तों सम्राट के आगे सिर झुकाना, ठीक है, और पाबोस होता है सम्राट के पैरों को चूमना। तो इस प्रथा पर औरंगजेब ने प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। और क्या लगाया था, सिक्कों पर कलमा लिखवाना भी बंद करवा दिया था। दरबार में होली खेलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, और दरबार में नृत्य व संगीत पर भी पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये सभी क्या है, औरंगजेब द्वारा लगाए गए प्रतिबंध है। इनको अलग अलग प्रश्न के बना करके एग्जाम में पूछा जाता है। अब औरंगजेब के समय में, उसके शासनकाल में जो प्रमुख विद्रोह हुए थे उनको देख लेते हैं, ठीक है। उसके समय में हुआ था जाट का विद्रोह, राजपूत का विद्रोह, सिख का विद्रोह, सनातनी विद्रोह, और एक अकबर ने विद्रोह किया था जो कि इसका पुत्र था, ठीक है, तो अकबर का विद्रोह। तो ये प्रमुख विद्रोह थे। तो दोस्तों ये थे मुगल साम्राज्य के करीब करीब 300 प्रश्न, ठीक है। तो ये सभी प्रश्नों को आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। उम्मीद है इससे बाहर जो है कोई भी एग्जाम में प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने एक जगह पर करवा दिया है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आया होगा तो दोबारा भी आप देख सकते हैं इसको 1.2x में, या फिर 1.25x में, या फिर 1.5x में करके देख सकते हैं। आपको जल्दी जो है ये कंटेंट मिल जाएगा, या फिर जल्दी वीडियो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, ठीक है। अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा होगा तो, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा, ठीक है। अच्छा लगा, बुरा लगा, जिसमें कोई चेंजेस की आवश्यकता है उसको भी आप जरूर बताइएगा, ठीक है। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।